हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा कल या यूँ कह दो कि पिछले वीडियो में आपको मैंने आवृत बीजी पादपों के नर तथा मादा जननांग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसरों के आरेखित चित्र समझाए थे, मीन्स बनाए थे। तो आज उसी प्रश्न के अंतर्गत एक और डायग्राम आपको बताया जा रहा है। किसका बेटा? बीजांड की संरचना का। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको केवल इसकी संरचना का डायग्राम देखना है, ठीक है ना? तो वो डायग्राम मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए बेटा, बीजांड के बीचों बीच में एक गोलाकार रचना पाई जाती है, ठीक है? और इस गोलाकार रचना को भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड के सबसे भीतर की ओर एक गोलाकार रचना पाई जाती है। इस गोलाकार रचना को भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के बाहर की ओर एक और गोलाकार रचना उपस्थित होती है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बेटा आपको बता देता हूँ कि बीजांड काय एक पोषक ऊतक है। आप यूँ भी कह सकते हो कि बीजांड काय के भीतर भ्रूण कोश धंसा रहता है, ठीक है? और आपको बता देता हूँ, देखिए बेटा, ये जो बीजांड काय है ना, ये अध्यावरणों के द्वारा ढका रहता है। एक अध्यावरण तो मैंने ये बना दिया और एक अध्यावरण में इसके बाहर बना रहा हूँ, ठीक है ना? देखते चलिए। तो बेटा ये जो बाहर वाला अध्यावरण है इसको तो बोलते हैं बेटा बाह्य अध्यावरण, बाहर वाले को। और ये जो भीतर वाला अध्यावरण है इसको बोलते हैं बेटा अंतः अध्यावरण, ठीक है ना? अब आगे चलिए, देखो ये यहाँ से इस प्रकार से यूँ हो जाएगा। तो ये बेटा बीजांड का व्रंत हो गया। इस रचना को अपन बोलेंगे बीजांड व्रंत, ठीक है ना बेटा? आगे चलिए बेटा, देखो बीजांड में एक बिंदु ऐसा आता है, देखो ये पूरा तो बीजांड है और ये बीजांड व्रंत है। तो ये जो बिंदु हो गया इस स्थान पे, इसको अपन बोलते हैं हाइलम या नाभिका। मतलब हाइलम या नाभिका बीजांड में वह बिंदु होता है जहाँ पर बीजांड व्रंत से जुड़ा रहता है, ठीक है बेटा? तो ये आपके सामने बीजांड की संरचना चल रही है। अब इसमें बेटा अपन को भ्रूण कोश के भीतर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके बारे में बताना है। तो बेटा 3 अगुणित कोशिकाएं तो इधर होती हैं। एक्चुअल में ये वाला भाग कहलाता है निभाग। तो 3 अगुणित कोशिकाएं तो निभागी सिरे की ओर होती हैं और इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और बेटा ये तीनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। सुन लिया आपने? अब आगे आइए, ये कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। तो 3 अगुणित कोशिकाएं बीजांड द्वारी सिरे की ओर पाई जाती हैं। जैसे अपन ने ऊपर बनाई हैं, इनमें बीच वाली कोशिका आकार में बड़ी अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है, ठीक है?
और ये जो बगल वाली कोशिकाएं हैं इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और बेटा अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं अगुणित होती हैं। ठीक है ना। अब आप मेरी बात आगे चलिए। देखो बेटा, भ्रूण कोश के बीचों बीच में एक केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, केंद्रीय कोशिका। इसको बेटा द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। और ये कोशिका द्विगुणित होती है। तो ये बेटा आपके सामने मैंने बीजांड की संरचना का पूरा डायग्राम बना दिया है। ठीक है, मिटा रहे हैं। इसके बाद अपन अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, तभी आपको समझ में बैठेगा। आपके सामने दो क्रियाओं के नाम लिख रहा हूँ। एक क्रिया का नाम तो मैंने लिख दिया युग्मक संलयन, और दूसरी क्रिया का नाम मैं लिख देता हूँ प्रीसंलयन। और बेटा ये दोनों क्रियाएं जो आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं, ये आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र की दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। बात को आप ध्यान से समझना। आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र की महत्वपूर्ण क्रियाएं। ठीक है। अब युग्मक संलयन में क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे त्रिसंलयन में क्या होता है। ठीक है बेटा, युग्मक संलयन में क्या होता है, ध्यान से देखो। एक नरयुग्मक प्लस एक मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं, संलयन। और इनके संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज विकसित होता है। ठीक है। तो नरयुग्मक और मादा युग्मक के रूप में आवृतबीजी पादपों के भ्रूणकोश में अंड कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है बेटा। तो एक नरयुग्मक भ्रूणकोश में पाई जाने वाली अंड कोशिका या अगुणित मादा युग्मक से संलयन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है। यही युग्मनज आगे जाके भ्रूण का विकास करता है। ठीक है ना। और भ्रूण से ही आगे जाके जीव विकसित होता है। युग्मक संलयन की क्रिया वास्तविक निषेचन भी कहलाती है। और बेटा इसको ना प्रथम निषेचन भी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरी क्रिया पे। दूसरी क्रिया आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे कौन सी लिखी हुई है, त्रिसंलयन। ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है, देखो आप, एक अगुणित नरयुग्मक भ्रूण कोश के केंद्र में पाई जाने वाली द्विगुणित केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक से संलयन की क्रिया द्वारा त्रिगुणित रचना बनाता है। कैसी रचना बनाता है, त्रिगुणित। और उस त्रिगुणित रचना को प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। और यही रचना आगे जाके त्रिगुणित भ्रूणकोश का विकास करती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए
जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने बीज बना दिया किसी भी पादप का, है ना। तो इस बीज के अंदर एक तो भ्रूण पाया जाता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूणपोष उपस्थित होता है। तो कुल मिलाकर के त्रिसंलयन की क्रिया ये कहलाती है द्वितीय निषेचन। तो अब आप एक बार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया भाषा में सुन लें। ब्लैक बोर्ड पे आपको मैं सारी बात समझा चुका हूँ, सुनिए बेटा। आवृत बीजी पादपों के जीवन चक्र में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है, ठीक है। प्रथम निषेचन या वास्तविक निषेचन या युग्मक संलयन। इस क्रिया के अंतर्गत एक अगुणित नरयुग्मक भ्रूण कोश में पाई जाने वाली अगुणित अंड कोशिका या मादा युग्मक से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। ये पूरी चीज़ मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूँ। युग्मनज आगे विकसित होकर के भ्रूण बनाता है और भ्रूण बेटा भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों को प्राप्त करके विकसित होकर जीव का निर्माण करता है। तो एक क्रिया तो ये हो गई जिसके बारे में हमें पढ़ना है। क्रिया का नाम क्या है? युग्मक संलयन। आगे चलिए बेटा, दूसरी क्रिया का नाम मैंने लिखा है क्या? त्रिसंलयन या द्वितीय निषेचन। तो कैसे बोलूँगा? बोर्ड पे देखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ। आवृत बीजी पादपों में एक अगुणित नरयुग्मक भ्रूण कोश के केंद्र में पाई जाने वाली द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या केंद्रीय कोशिका से संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विकास करता है। यही त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे भ्रूणपोष के रूप में विकसित होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन्स, वसा आदि के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। इन्हीं भोज्य पदार्थों से ये भ्रूण परिवर्तित होता हुआ भ्रूण पोषण प्राप्त करते हुए विकसित होकर जीव का विकास करता है। तो बेटा अपन कह सकते हैं कि आवृत बीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है। प्रथम निषेचन जिसे युग्मक संलयन कहते हैं, द्वितीय निषेचन जिसे त्रिसंलयन कहा जाता है। अगली बात पे आइए बेटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और दूसरा शब्द मैं क्या बोल रहा हूँ? एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या बात है? जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, लेकिन फिर भी इनका वर्गीकरण अलग अलग होता है। तो आप सुन लें। देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी पादप हिंदी में। और बेटा एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत बीजी पादप। ठीक है ना? दोनों मैंने आपके सामने लिख दिए। अब देखो, जिम्नोस्पर्मल पादपों में बीज, मान लो ये मैंने बीज लिख दिया, बीज अनावृत होते हैं। कैसे होते हैं बीज? अनावृत, अर्थात
फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं होते। फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं होते। ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, एंजियोस्पर्मल पादपों में हिंदी में नाम क्या है? आवृत बीजी पादप। क्या मतलब हुआ इसका? कि इनके अंदर जो बीज होते हैं वो फल भित्ति के द्वारा ढके रहते हैं। तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है अपन को कि अनावृत बीजी पादपों में बीज फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं, इसलिए उनको अनावृत बीजी पादप कहते हैं। कह सकते हैं कि अनावृत बीजी पादपों में बीज तो पाए जाते हैं लेकिन फल नहीं होते। यदि अपन बात करें आवृत बीजी पादपों की, तो बेटा आवृत बीजी पादपों में बीज फल भित्ति के द्वारा परिबद्ध रहते हैं, यानी कि फल भित्ति के द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं। यानी कि इनमें बीज के साथ साथ फल का निर्माण भी होता है। ठीक है। यही कारण है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों प्रकार के पादप वर्गों में बीज तो पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि अनावृत बीजी पादपों में फल नहीं पाए जाते और आवृत बीजी पादपों में फल पाए जाते हैं, यही कारण है कि दोनों प्रकार के वर्गों का वर्गीकरण अलग अलग होता है। ठीक है बेटा। अगला हेडिंग जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, कवक मूल और प्रवाल मूल से आप क्या समझते हैं। आपके सामने दो हेडिंग लिख दिए, एक तो कवक मूल और दूसरा हेडिंग मैंने लिख दिया प्रवाल मूल। दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आप सुने, जिम्नोस्पर्म वर्ग के कुछ पादपों की मूल जिम्नोस्पर्म वर्ग के कुछ पादपों की मूल कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। यही संबंध कवक मूल या माइकोराइजा कहलाता है। कवक मूल या माइकोराइजा कहलाता है। और इसका अपन एग्जाम्पल लिख देंगे पाइनस। पादप का नाम पाइनस में कवक मूल अथवा माइकोराइजा पाया जाता है। आगे चलिए, दूसरा प्रवाल मूल के बारे में लिखना है। ठीक है। कुछ पादपों की छोटी विशिष्ट मूलों में कुछ पादपों की छोटी विशिष्ट मूलों में कुछ जीवाणु सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
ठीक है बेटा। तो इन मूलों को प्रवाल मूल, या एक और नाम बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कोलेरॉइड मूल कहते हैं। कोलेरॉइड मूल कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं साइकस। तो बेटा ये दोनों प्रकार की मूलें कंपटीशनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। एक बार दोनों मूलों को ध्यान से सुन लो। पहली लिखी है मैंने कवक मूल अथवा माइकोराइजा। क्या पढ़ा है इसमें अपन ने, ध्यान से देखिए। जिम्नोस्पर्म वर्ग के कुछ पादपों की मूल कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। यही संबंध कवक मूल या माइकोराइजा कहलाता है। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो इसमें उदाहरण अपन लिख देंगे पाइनस। अब दूसरे प्रकार की मूल पे आ जाओ। साइकस में होती है कोलेरॉइड मूल, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवाल मूल। कुछ पादपों की छोटी एवं विशिष्ट मूलों में कुछ जीवाणु सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार की मूलों को प्रवाल मूल अथवा कोलेरॉइड मूल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इसका एग्जाम्पल अपन लिख देंगे साइकस। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो से बेटा टेरिडोफाइटा के विभिन्न वर्ग पढ़ने वाले हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में बांट चुका हूँ? 4 वर्गों में। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है।